है भाई। बोले विवाह में अपन विवाह रानी आप सबका स्वागत करेला है। और अभी तक आप लोग सुन लो, अभी तक यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लव कर पटकन पटकन मर्जे पटकन उसको सब्सक्राइब करने का, उसको उसका घंटी जो है घंटी दबाने का, फिर शेयर करना मांगता, लाइक करना मांगता, कमेंट करना मांगता। और शेयर तो ऐसा करने का कि अक्खा मुंबई नहीं, अक्खा महाराष्ट्र नहीं, अक्खा हिंदुस्तान नहीं, अक्खा दुनिया में अपना बोले विवाह का शेयर करना मांगता। हाँ, नहीं तो फिर समझने का, हाँ समझने का, अरे समझने का बेड़ू, समझने का, ऐसा वैसा नहीं समझता। मैं समझती और आपको समझाने आई यहाँ कि हमारा एक भाई था, हमारा एक भाई, उसका नाम यज्ञ शर्मा था। अभी वो नहीं है, अभी वो खुदा को प्यारा हो गया। लेकिन जब भी वो था ना, आज 1 जून है और 1 जून को भाई का जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई, जहाँ पर भी रहेगा। खूब मस्त भाई था हमारा एकदम। उससे मिलने के बाद मन मेरा ऐसा ऐसा 56 इंच का मेरा कलेजा हो जाता था। भाई को मैं जेल लेकर के गई थी। तब भाई जब जेल से आया छूट करके, तो वो बोला कि किसी को फोन आया तो बोला कि मैं जेल से जा रहा हूँ। वो उधर का आदमी जो उसका भाई का जो है 2-3 कॉन्ट्रैक्ट का नाश मार दिया। बोला आप जेल से आ रहे हो, हम जेल वाले को काम नहीं देते, जेल से लौट के आने वाले को। असल में हम करता क्या था, वो टाइम में मैं जेल में बहुत काम करती थी, तो जेल में सब अच्छा लोग को मैं लेकर के जेल में जाती थी। तो यज्ञ भाई को मैं लेकर के गई। यज्ञ भाई व्यंग माने सटायर बहुत क्या मस्त लिखता था। आपको मैं उसका एक एग्जाम्पल दूंगी। इसी के लिए तो आज मैं अपना ये टपोरी लैंग्वेज में बात कर रही है, जो मुंबई का अक्खा लैंग्वेज का, मुंबई का अपना भाषा है जी। और अब इस टपोरी लैंग्वेज का जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और इसी के लिए आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ। और यज्ञ भाई बहुत मस्त लिखता था, वो सटार तो लिखता था और उसके बाद वो टपोरी लैंग्वेज में ही बात करता था। उसका टाइम्स ऑफ इंडिया में एक नवभारत टाइम्स आता, अभी भी आता है, उसमें वो लिखता था कॉलम खाली पीली। और खाली पीली में खाली यहाँ अक्खा मुंबईया का एकदम टिपिकल अक्खा मुंबईया का लैंग्वेज में वो लिखता था। इतना मस्त लिखता था कि आपको अभी मैं सुनाती, आपको भी सुन करके मस्त मस्त लगेगा। देखो, और उसके बाद अगर टाइम बच गया और आपको लगेगा कि हम कुछ और आपके सामने बोलेगी, तो फिर अक्खा हिंदी, अच्छा हिंदी, अच्छा जो अच्छा हिंदी होता है, जो किताब में रहता, बुक वाला हिंदी, वो बुक वाला हिंदी सुनाएगी। लेकिन अब भी तो जी मुंबई में है तो बेड़ो ऐसा वैसा नहीं समझो। हाँ चलो, यज्ञ भाई का अभी सुनते हैं। यज्ञ भाई का आर्टिकल है, यज्ञ भाई का आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे बोलने का। यज्ञ भाई अब जहाँ भी रहेगा, हैप्पी बर्थडे हमारा स्वीकार करने का। सिर्फ हमारा नहीं, हमारा बोले विवाह सुनने वाला सभी का आप हैप्पी बर्थडे स्वीकार करने का। और अभी यज्ञ भाई, मैं आपका परमिशन से आपका एक लेख में पढ़ती। हाँ, सुधा भाभी ने मेरे को दिया, अभी मैं पढ़ती। मैं हिंदी का सेवा नहीं करता, ये यज्ञ शर्मा जी बोलता है। हिंदी का खाता था, बोलता मैं हिंदी का सेवा नहीं करता। देखो क्या लिखा है, आगे पढ़ता है। हिंदी बहुत सम्मानजनक भाषा है, हिंदी बहुत सम्मानजनक भाषा है। इसमें बहुत सा सम्मान करने वाला लोग पैदा हो गया है। एक छोटा शहर में भी 5-7 तो मिलेज जाता है। अक्खा दिन वो किसी को पकड़कर उसको शॉल, श्रीफल और सम्मान पत्र थमा देता है। पता नहीं ऐसा सम्मान से लेखक लोग का सम्मान कितना बढ़ा है। शाल श्रीफल का बिक्री जरूर बढ़ गया है। वास्तव में तो सम्मान करने वाला इतना हो गया है कि सम्मान करने वाला लोग का टोटा पड़ गया है। इसी कारण बहुत सा सम्मान करने वाला लोग एक सम्मान करते ही दूसरा सम्मान करने लायक लेखक खोजने में जुट जाता है। मेरा एक संपादक मित्र का तो इतना सम्मान होता है, इतना सम्मान होता है कि बेचारा को शॉल रखने का वास्ते अलग अलमारी खरीदना पड़ा। जब अलमारी भर गया तो समस्या पैदा हुआ, प्रॉब्लम पैदा हुआ कि अब नवा शाल किधर रखने का। संपादक ने शाल दफ्तर का चपरासी लोग को बांटना शुरू कर दिया, उसको बांटना चालू कर दिया। आए दिन चपरासी लोग को शाल मिलना लगा। धीरे धीरे चपरासी लोग ने भी शॉल लेने से मना कर दिया।
का नहीं साहब जी नहीं चाहिए। अब संपादक को ये चिंता है कि आगे मिलने वाला शॉल को लेकर के वो क्या करेंगा। शायद सर्दी का मौसम में फुटपाथ पर सोया लोग को उड़ा आया करेगा। मेरे को शक है कि थोड़ा दिन बाद फुटपाथ पर सोने वाला भी मना करना शुरू कर देगा। काई को सम्मान में मिलने वाला जास्ती सॉल का क्वालिटी ऐसा नहीं होता कि सर्दी से उसका बचाव कर सके। तो मेरा संपादक मित्र क्या करेगा। संपादक नहीं समझता, संपादक म्हणजे एडिटर साहब को समझता ना। तो संपादक मित्र, हमारा संपादक, हमारा एडिटर मित्र क्या करेगा। मेरा ख्याल से वो ही करेगा जो बहुत सा सम्माननीय अतिथि लोग करता है, फूल माला का साथ करता है। समारोह का बाद वो माला उधर ही टेबल पर छोड़कर चला जाता है। मेरा शहर में जब कोई कुछ नहीं करता, मेरा शहर में जब कोई नहीं बचा तो एक सम्मान करता मेरा पास आ गया, हम आपका सम्मान करना चाहता है। मैं बोला मैं तो किसी का सम्मान नहीं करता, फिर आप मेरा सम्मान काहे को करता है। कारण आप हिंदी का सेवा करता है, मैं हिंदी का सेवा नहीं करता। करता तो है, कैसा करता। हिंदी में लिखता है ना। हाँ लिखता है, कारण मेरा मन करता है, पर लिखता तो हिंदी में है ना। हाँ हिंदी में लिखता है, कारण मेरे को फकत हिंदी ही आता है। मराठी आता तो पण मराठी में लिखता, इंग्लिश आता, इंग्रेजी आता तो इंग्रेजी में लिखता, मराठी में लिखता तो आदर जास्ती मिलता। हो मराठी भाव खूप छान पड़ते। इंग्लिश में लिखता तो पैसा जास्ती मिलता, तब मैं लिखकर रोटी खा सकता था। अभी तो मैं हिंदी में लिखता और रोटी दूसरे काम का खाता है। अब हिंदी का रोटी नहीं खाते, फिर भी हिंदी में लिखता है। ये तो इस बात का प्रूफ है कि आप हिंदी का सेवा करता है। अरे नहीं भाई, ये सेवा नहीं है, ये इच्छा है। मैंने बोला ना, मैं इस कारण लिखता कि मेरा मन करता। मैं हिंदी का कोई सेवा नहीं करता। वैसा भी हमारा देश में सेवा दूसरा तरीका से किया जाता है, जैसा नेता लोग देश का सेवा करता है। चमचा नेता का करता है और छोटा चमचा बड़ा चमचा का करता है। आप हिंदी का इतना सेवा करता है, फिर भी इतना बिदकता काय को है। मैं हिंदी का सेवा से नहीं बिदकता, सेवा का नाम पर हिंदी को फुटबॉल बनाए जाने से बिदकता है। राजभाषा बना तो बहुत सा लोग में राज करने का इच्छा जाग उठा। अब जिधर देखो विद्वान लोग पैदा हो गया। राजभाषा का नाम पर ऐसा हिंदी लिखा जाने लगा जिसको समझना का वास्ते अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना पड़ता है। राजभाषा बना तो विद्वान लोग इतना विद्वान हो गया कि आम आदमी को वो लोग का बात समझ में ही जाना बंद हो गया। भाषा संवाद करने का साधन होता है, विद्वान लोग ने उसको बातचीत बंद करने का औजार बना दिया। भाषा को राजा नहीं होना मांगता, दोस्त होना मांगता, मन का दोस्त, जिसका साथ आप जिंदगी का मेला घूम सके। आपका बात से तो लगता है कि हम लोग भी हिंदी का सेवा नहीं करें। बिल्कुल, हिंदी का सेवा मत करो, उससे प्रेम करो। उसको भाषण नहीं पिलाने का, उसको दूध पिलाने का, प्यार से पोसने का, जितना हो सके उसको बचा करके रखने का। तो ये था यज्ञ जी का एक आर्टिकल जो टपोरी लैंग्वेज में वो लिखा करते थे। आप उनको तो उतना टपोरी लैंग्वेज का एक्सेंट नहीं मालूम ना, लेकिन आपको अगर फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत मिलेगा। और यहाँ मुंबई में आएंगे तो मुंबई में, अक्खा मुंबई तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं आपको मिलेगा वो लैंग्वेज। और वो लैंग्वेज में सुनने का जो है ना, वो सुनने का बहुत अच्छा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है उसको सुनने में एकदम ऐसा 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 गर्दन अपने आप हिलने लगता है। वो लोग बोलते हैं ना, हो मैडम चला ना, या ना मैडम या ना, तो हम भी बोलते हैं हाँ हो ये तो ऐसे उसमें गर्दन हिलता है, बहुत हिलता है। तो अभी मैं थोड़ा सा समय है तो मैं आपको फटाफट एक और मैं आपको जो है सुनाती।
थोड़ा सा देखने का। हाँ, आ गया ना। आप लोग थोड़ा थोड़ा जब करते ना, बोलते, थोड़ा थोड़ा साथ देते तो मेरे को बहुत अच्छा लगता। अब शर्मा जी, यज्ञ शर्मा जी यहाँ पे एक दूसरा वो लिखते क्या, ठंड से नहीं मरे। बहुत अच्छा लेख है। ठंड बहुत नाराज है। उसका कहना है मेरा खिलाफ झूठा अफवाह फैलाया जा रहा है। मैंने पूछा क्या झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं? यही कि लोग ठंड से मर रहे हैं। मर तो रहे हैं, तो इसका ठंड से क्या लेना देना? लोग क्या गर्मी में नहीं मरते, बरसात में नहीं मरते, अपने आप नहीं मरते? जैसा आज लोग कोरोना से बोलते हैं, अरे कोरोना से मरने के बदले क्या दूसरे तरीके से नहीं मरते? लोग क्या सिर्फ ठंड के मौसम में मरते हैं? मैंने समझाने की कोशिश की, देखो राहत शिविर में लोग मरे हैं, उन्होंने खुद बताया कि हम ठंड से मर रहे हैं। देखो, राहत शिविर वाले लोग दुखी होते हैं, दुख का मारा आदमी ऐसा बोल सकता है। वैसे भी जो राहत शिविर में आते हैं वो पहले से ही अधमरा होते हैं। अधमरा लोग को मारने से क्या मिलेगा मतलब, अरे भाई दुनिया में हर चीज का कोई कारण होता है। कोई भी मारने वाला फोकट में नहीं मारता, वो कुछ हासिल करना चाहता है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को जायदाद चाहिए, किसी को वोट चाहिए। ठंड में ये सब लेकर क्या करेगा? इसलिए ठंड किसी को क्यों मारेगा? ठंड ये मानने को कतई तैयार नहीं कि वो किसी को मारती है। उसके अनुसार ये आरोप गलत है, बेबुनियाद है। ठंड कहती है ठंड मारती नहीं, उल्टे जिंदगी का हिफाजत करती है। बताइए, जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? भोजन। और जब भोजन को सुरक्षित करना होता है तो उसे कहाँ रखा जाता है? फ्रिज में। काय को फ्रिज ठंडा होता है, यानी ठंड भोजन के का सुरक्षा करता है, अर्थात जीवन का सुरक्षा करता है। मैंने कहा इस तर्क में दम नहीं है। ठंड बोली ठीक है, तो एक दमदार तर्क सुनो। संस्कृत में एक आशीर्वाद है, जीवेत शरदः शतम। शरद मतलब ठंड का मौसम। ये तो पता है ना, ठंड को बहस करना आता है। शायद उसने राजनीति का बारीकी से अध्ययन किया है। ठंड कहती है वो जीवन में आनंद लाती है, सब जानते हैं। सर्दियों में नींद कितनी अच्छी आती है, भूख कितनी अच्छी लगती है, खाना कितना स्वादिष्ट बनता है। इतना ही नहीं, ठंड अच्छे संस्कार भी देती है। तभी तो बड़े बूढ़े समझाते हैं ठंड रख। जिसका दिमाग ठंडा होता है वो गलत काम नहीं करता, फिर भी ठंड को बदनाम किया जा रहा है। किसी के पास पक्का सबूत है कि जो मरे उन्हें ठंड ने मारा है? जरा डेथ सर्टिफिकेट लेकर के जांचो, मौत का कारण क्या लिखा है। किसी सर्टिफिकेट के कारण निमोनिया लिखा होगा, किसी में डायरिया होगा, किसी में कुपोषण होगा, ठंड किसी में नहीं लिखा होगा। फिर भी लोग ठंड का पीछे पड़ा है। हद है। ऐसा दिखाया जा रहा है जैसा ठंड बड़ी भयानक चीज है। अरे ठंड तो खुशनुमा चीज होती है, जिंदगी को रंगीन बनाती है। वरना लोग क्यों कहते गुलाबी ठंड पड़ रही है? दूसरे किसी मौसम को गुलाबी बोला जाता है क्या? ठंडा रोमांटिक गाना लिखने की प्रेरणा दे रही है। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू नहीं जा, सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे। अरे इन गानों में नई जिंदगी बनती है। हीरो हीरोइन के यहाँ नया मेहमान आता है, जो जिंदगी बनवाता है उसी को कातिल बताया जा रहा है। दिमाग खराब है। एक अफसर भी ठंड के समर्थन में आगे आ गया। IAS टाइप का अफसर है, मतलब बड़ा अफसर। उसका कहना है राहत शिविर में ठंड में कोई नहीं मरा। अगर लोग ठंड से मरते तो साइबेरिया में कोई जिंदा नहीं बचता। देखा जाए तो बात गलत नहीं है, सब जानते हैं साइबेरिया और ठंड पर वाची शब्द है। अगर साइबेरिया में कोई नहीं बचता तो साइबेरिया का नाम साइबेरिया थोड़े ही होता, बर्फीला कब्रिस्तान होता। तो जो लोग ठंड में मर रहे हैं ये बात न बड़ा अफसर मानता है, न सरकार और न खुद ठंड। इधर बहस चल रही है, उधर फिजा में नया गाना आ रहा है। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। जी हाँ, इस देश में बस मौसम का बेईमान होना बाकी है। तो ये थे यज्ञ शर्मा जी की कुछ रचनाएं और उनकी जो
बहुत 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 अच्छा, बहुत उम्दा व्यंग लिखते थे। और शरद जोशी जी की परंपरा के वो लेखक रहे हैं। जैसे शरद जोशी ने गद्य व्यंग को बहुत पॉपुलर किया और मंचों से पॉपुलर किया, उसी तरीके से यज्ञ शर्मा जी भी मंचों पर जाकर के व्यंग बोलते थे। धर्राटे के खर्राटेदार कवियों के साथ, मंच के कवियों के साथ घुसते थे और बड़े शान से बोलते थे और बड़े शान से निकलते थे, और उतनी ही शान से उनके व्यंग जो है पढ़े और सराहे जाते थे। और हम उन्हें जेल लेकर के जाते थे। हमें उन्हें बताया ना कि हम उनको जेल लेके, तब मैं जेल के लिए बहुत काम करती थी वहाँ के कैदियों के लिए, तो हम उनको कविता पढ़ाने और ये व्यंग सुनवाने पढ़वाने के लिए हम उनको लेके जाते थे। सारे कैदी लोग, सारे कैदी भाई लोग एकदम खुश होते थे। तो ऐसा ही, इसीलिए मैंने आज उनके जन्मदिन पर आपको कम से कम कभी कभी तो, नहीं तो मैं तो एकदम पिछली गाड़ी वाला हूँ। 4 दिन बाद मैं कुछ मेरे को याद आता है, एकदम ट्यूबलाइट तो 4 दिन बाद आता, मैं 4 दिन बाद आपके पास आती। कम से कम ये पहला मेरे पास आ गया, याद आ गया कि आज 1 तारीख है और 1 तारीख को यज्ञ शर्मा भाई का जन्मदिन है। तो भाई फिर से बहुत बहुत मुबारक। सुधा भाभी बहुत बहुत मुबारक आपको। और हम आपसे भाई विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे, कल फिर किसी और नए विषय पर, और हमारे साथ आप सब बने रहिएगा। नमस्कार, प्रणाम, शब्बा खैर, और बेरो बने रहने का, कहीं जाने का नहीं, समझा। अक्खा मुंबई हमारा है, अक्खा दुनिया हमारा है, अक्खा दुनिया में बोले विभा बोलने का, ठीक।